आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का मॉडल टेस्ट पेपर 1 और यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। आपको इनमें से कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना होगा। और अगर बाय एनी चांस आपका पेपर 2 घंटे का है तो आपको 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चंस बिल्कुल सेम होंगे, सिमिलर ही होंगे, कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस ये टाइमिंग का थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ठीक, नाउ आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, हमें बताना है एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी में क्या डिफरेंस है। सो गाइज, एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन थ्रू मास मीडिया। जब आप टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन में कोई ऐड देखते हैं, कोई प्रचार देखते हैं, तो उसमें जो स्पॉन्सर होता है, जो उस प्रचार को करवा रहा होता है, जो उस एडवर्टीजमेंट को दिखा रहा है आपका, उसका नाम हमें मालूम होता है। ठीक है, स्पॉन्सर आइडेंटिफाइड होता है और हमें ये पता होता है कि पैसे देकर हम तक ये बात पहुंचाई जा रही है। इसमें पेड मैसेजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं और आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स होते हैं थ्रू नॉन पर्सनल चैनल, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पर्सनल चैनल नहीं है। वेलकम नेहांशु, आई डिडंट पिक्ड अप योर कॉल। प्लीज़ मैं आपको या तो क्लास के बाद या फिर कल सुबह ज़रूर आपसे बात करूँगा। नेहांशु, दैट वाज फॉर यू ओनली। ओके, नाउ सो एडवर्टाइजिंग बियर्स अ सिग्नेचर इन द फॉर्म ऑफ कंपनी और ब्रांड नेम। जब भी आप कोई एडवर्टीजमेंट देखते हो, लेट मी शो यू सम एडवर्टीजमेंट। किसका एडवर्टीजमेंट दिखाया जाए? रजनीगंधा? अरे नहीं सर। जूतों में दुनिया या कोई सा कोका कोला? चलो कोका कोला दिखा देते हैं। कोका कोला का अगर मैं आपको एडवर्टाइज दिखाऊं, आप लोगों ने जोमेटो का ऐड देखा है आजकल? जोमेटो 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 देखा है? ठीक है, जोमेटो हो या जोमेटो, बात तो एक ही है। खैर, आप यहाँ देख रहे हो, कम ऑन लेट्स हैव अ कोक, कॉल इट कोक और कोका कोला, इट्स द सेम डिलीशियस ड्रिंक कोका कोला। ओके, नाउ सो यहाँ पे जो लोगो आपको दिख रहा है, इट्स सेम टिल नाउ, ये अभी भी सेम ही है। सो दिस इज आइडेंटिफाइड, दिस एड, अगर मैं आपसे पूछूं बिना ये दिखाए हुए, लोगो दिखाए हुए कि ऐड किस चीज़ का है, तो पता नहीं लगेगा, जनरली नहीं पता लगेगा। जैसे इसमें इस पिक्चर के अंदर हमें लोगो, ब्रांड नेम या कंपनी नेम देखने के लिए मिल जाता है, हमें पता लग जाता है कि एक स्पॉन्सर्ड एडवर्टीजमेंट है, यानी कि पैसा देकर ऐड करवाया गया है ये वाला। ठीक, आइए आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए। सो द मीडिया यूज्ड कुड इंक्लूड मैगजीन, न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, बिलबोर्ड, या फिर डीएम आपको कोई कर सकता है। डीएम वो डायरेक्ट मेल, ईमेल भेज सकते हैं। पहले आता था फिजिकल, अभी डायरेक्ट ईमेल आपके पास आ जाता है। ठीक, या तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होंगे, जैसे कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, या फिर कंपनीज और इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं जो पैसा लेकर अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल कर रहे होते हैं। फिर आती है बात पब्लिसिटी की, जहाँ पर आपको पैसा नहीं देना पड़ता। यहाँ पे देखो, एडवर्टीजमेंट में तो एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, बट यहाँ पब्लिसिटी इज नॉन पर्सनल स्टिमुलेशन। इट्स नॉट कम्युनिकेशन, इट्स स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन और कम्युनिकेशन में फ़र्क है। कम्युनिकेशन में किसी व्यक्ति को बात बताई जा रही है, लेकिन स्टिमुलेशन में अपने आप से मेरा मन कर रहा है कि मैं किसी को कुछ कह दूं। जैसे मैंने कोई चाय पी और मैंने कहा, आहा वाह क्या बात है, ऐसी होनी चाहिए चाय। रमेश, तुम्हें पता है कि उस वाले ढाबे पे कितनी बढ़िया चाय मिलती है? जब मैंने किसी को ये बात कही तो मुझे इस बात को कहने के लिए कोई पैसे नहीं मिले, ना ही मुझे मेरे साथ किसी ने ज़बरदस्ती कही, ना ही मुझे ऐसी बात कहने के लिए किसी ने प्रेरित किया है। पर क्योंकि चाय थी ही इतनी टेस्टी कि मुझे ये बात आगे कहनी पड़ गई, तो ये एक स्टिमुलेशन आया उस प्रोडक्ट और सर्विस को यूज़ करने के साथ। ठीक है, सो नॉन पर्सनल स्टिमुलेशन ऑफ डिमांड और प्रोडक्ट सर्विस बिजनेस
जिससे हम लोग कोई कमर्शियली सिग्निफिकेंट न्यूज़ जनरेट कर सकें। देखो चाय के लिए बात आपने कह दी, पर क्या अगर मैं बोलूं कि यार ये मकान कितना अच्छा बना है, आहा क्या ही मकान है, क्या हम इसे पब्लिसिटी कहेंगे? कितना सुंदर मकान है, आलीशान है। चाय और मकान दोनों के केस में, चाय में ढाबे का नाम बता रहा हूँ, लेकिन मकान में बस बोल रहा हूँ ये वाला मकान सुंदर लग रहा है। डिफरेंस पता है क्या है? कि जब आप मकान को सुंदर बोल रहे हो, किसी बिल्डिंग को सुंदर बोल रहे हो, जब तक आपको ये पता नहीं कि इसको बिल्ड किसने किया है, उसका नाम नहीं ले रहे आप, तब तक वो कमर्शियली सिग्निफिकेंट बात नहीं है, उससे किसी को कोई फाइनेंशियल फ़ायदा या नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही आपकी किसी भी स्टिमुलेशन से किसी को फ़ायदा या नुकसान होने लग जाए, तब हम उसे पब्लिसिटी कहने लग जाते हैं। जैसे आजकल विवादों में बहुत सारी पिक्चरें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, मूवीज़ देखने के लिए मिल जाएंगी, है ना? कौन कौन सी मूवीज़ हैं वो आप लोग जानते ही होंगे। अगर इन मूवीज़ का पब्लिसिटी होती है, लोग इसके बारे में कहते हैं कि देखो इस मूवी में इतना अच्छा हुआ, इतना बुरा हुआ, आप भी देख कर आओ, तो जब हम किसी दूसरे को कह रहे हैं कि तुम्हें भी ये मूवी देखनी चाहिए या तुम्हें नहीं देखनी चाहिए, तो उससे फ़ायदा या नुकसान तो होगा। कंपनी को किसी ना किसी को तो फ़ायदा या नुकसान हो रहा है ना, मॉनेटरी लॉस या मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक पब्लिसिटी है। ठीक, समझ रहे हो? ठीक है। अगर पतंजलि वाले बाबा न्यूज़ चैनल पे 3 दिन योगा सिखाने चले जाएं फ्री में, किसी भी न्यूज़ चैनल वाले अगर योगा दिवस के दिन, योग दिवस आता है ना हमारे पास, योगा दिवस नहीं योग दिवस आता है, योग दिवस के दौरान मिस्टर रामदेव अगर किसी न्यूज़ चैनल पे पहुंच जाएं और उनका न्यूज़ ये जो योग है वो अगले 3 दिनों तक लाइव दिखाया जाए, तो आपको नहीं लगता पतंजलि नाम की कंपनी पर फर्क पड़ेगा, लोग इसका प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे? यस और नो? ऐसा है? यस, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर पतंजलि का कौन है? मिस्टर रामदेव। सो लोगों को स्टिमुलेशन आएगी कि यार इनका तो ब्रांड वो वाला है, इसका मतलब इतने हष्ट पुष्ट अगर ये इस उम्र में भी हैं तो हम भी ऐसे हो सकते हैं, हमें भी पतंजलि यानी कि नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हमें खरीद कर यूज़ करने चाहिए। ठीक ना? सो अनलाइक एडवर्टीजमेंट, हमें यहाँ पे कोई स्पॉन्सर पता नहीं लगता कि इसने स्पॉन्सर किसने किया है, बस लोगों की स्टिमुलेशन है कि हमें अच्छा लग रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लगेगा, बताते हैं। ये कोई ओरिजिनेट भी कर सकता है, या फिर आप लोगों ने हाइंस का नाम सुना है? हाइंस केचप का नाम सुना है गाइस? ठीक है। यस कृष्ण। कई बार ना लोग आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं। एक बार एक ताको बेल के अंदर कुछ चोर घुस जाते हैं। ताको बेल जानते हो, एक फूड आउटलेट है गाइस, जैसे हमारे यहाँ रोटी बेल कर उसके अंदर आलू चुपड़ कर लोग दे देते हैं, ऐसे ही ताको बेल भी है। तो ताको बेल के अंदर भी रोटी के बीच में बहुत सारा मसाला माल भर के वो लोग बेचते हैं और उसके ऊपर चटनी लगा कर देते हैं वो लोग, खाने में टेस्टी रहता है। इसी रेस्टोरेंट के अंदर 2-4 चोर घुस गए। अब उनको कुछ दिखा नहीं, थोड़ी देर बाद उन्होंने एक ताको उठाया और उस पर हाइंस केचप लगा कर खाने लग गए। तो हाइंस वालों ने इस सीसीटीवी को उठाया और लोगों में फैला दिया। चुराने की ज़रूरत क्या है जब आप इसे खरीद सकते हो? मज़ा आ गया है कि नहीं? अरे भाई, और जहाँ चोर दिखे वहाँ हमें बता देना, मज़ा ही आ जाएगा। एक और हाइंस केचप वालों ने दूसरा मौका भी अपने हाथ से जाने नहीं दिया। एक बार सीसीटीवी में एक ऐड हो गया कि नॉर्मल बोतल के अंदर जो हाइंस की बोतल है उसके अंदर कोई नकली कंपनी का केचप ये लोग भर के बेच रहे हैं, बोल रहे हैं हाइंस का ही है। किसी दूसरी, मान लेते हैं कि कल को हमारे यहाँ जो किसान जैम आता है, इस किसान जैम वाले डब्बे में कोई किसी भी कंपनी का जैम भर दे, हमको तो ऊपर से डब्बा देख के लगेगा ना किसान जैम ही है। तो हाइंस वालों ने भी बोला कि छुपाना क्यों, अब से सस्ता भी है, तो आपको चुराने की ज़रूरत नहीं है, मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप हमसे ख़रीद भी सकते हो। ठीक, चलिए। सो ये अब यहाँ पर इन्होंने पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट को कंबाइन कर दिया। मज़ा दुगना हो जाता है जब आप पब्लिसिटी और जो एडवर्टीजमेंट है दोनों को ऐड कर देते हो। तो आइए बात करते हैं परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग और गोइंग रेट प्राइसिंग के बारे में। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है?
परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग में मान लेते हैं आपको आईफोन है, गाइस सुनो सुनो, आपके पास है आईफोन, कौन सा, आंख वाला नहीं, आई वाला आईफोन। ये इस आईफोन की कीमत है 70,000 रुपये। कितनी है? 70,000। क्या आप इस 70,000 रुपये के मोबाइल फ़ोन पे 200 रुपये का कवर लगाओगे? लगा लोगे 200 रुपये का कवर? 70,000 का खरीदा है कैश में, मौज एकदम। या 2,000 रुपये का कवर लगाओगे जिसके अंदर वायरलेस चार्जिंग मिल रही है आपको, एप्पल सर्टिफाइड भी है, 2,000 वाला कवर लगाएंगे, राइट? ठीक है। अब सुनो, हो सकता है कि 200 वाले पे भी वायरलेस चार्जिंग ऑन हो और 2,000 पे भी हो, लेकिन ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको 2,000 वाले पर ही आएगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट ही 70,000 रुपये का है। इसको हम लोग परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग कहते हैं, कि मेरी नज़र में इस प्रोडक्ट की कीमत कितनी होनी चाहिए। ठीक, अब ध्यान से सुनना, एक दूसरा एग्जाम्पल और देता हूँ, आपको इससे पता लगेगा दुनिया कितनी दोगली है। डिस्क्लेमर, ये बात मेरे द्वारा नहीं, मिस्टर अश्नीर ग्रोवर द्वारा कहे गए हैं, ये उनके शब्द हैं, बस आवाज़ मेरी है। ठीक, चलिए मान लेते हैं कुम्हार। कुम्हार समझते हैं आप लोग? अंग्रेजी में कुम्हार को क्या कहते हैं भाई, बर्तन बनाने वाले को? कोई तो बता दो। पॉटमैन, क्या बोलते हैं? चलो छोड़ो, कुम्हार समझ गए आप लोग, पॉटरी क्राफ्टमैन, ठीक है। एक पॉटरी वाला है, यानी कि मटका बनाने वाला। मटका बनाने वाला आपके सामने किसी मिट्टी को लेकर गोल करके उससे कोई मटका बनाए, आपको तुरंत आपके सामने बनाकर दिया है, और उसने उसके 800 रुपये से 1,000 रुपये मांग लिए। तो क्योंकि आपने तुरंत बनते हुए देखा है और आपको पता लगा है कि इसका तो पूरा एक दिन चला गया है इस मटके को बनाने में, तो आप चुपचाप से 800-1,000 रुपये दे दोगे, यस और नो? है ना? लेकिन जब आप मार्केट में होते हो और आपसे कोई बोलता है कि भाई साहब 999 रुपीज़ का था, बोलता है ना ना ना, इसके तो 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मिट्टी ही तो है। यस और नो? डू वी से लाइक दिस? मैं भी कहता हूँ ऐसे, और मुझे यकीन है कि आप लोग भी ऐसे ही कहते होंगे कि मिट्टी ही तो है, इसका क्या है, टूट जाएगा। बहुत ऐसे, मिट्टी तो फ्री में आती है, इसके क्या ही मजदूरी के पैसे ले लो और एक दिन में 4-5 तो बन ही जाते होंगे। तो आप ऐसा करो, 500 के हिसाब से 4 दे दो, 2,000 रुपये के। परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, मैं अपने मन में कैसा फ्रेमवर्क बना रहा हूँ, इसके बिहाफ पर जब मैं पैसे दूंगा किसी को, तो इसको परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग कहा जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? यस, इसको हम वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग भी कह सकते हैं। अगली बात आती है गोइंग रेट प्राइसिंग की। गोइंग रेट प्राइसिंग का मतलब है कि कंपटीशन, बाकी इस दुनिया में, आप मुझे एक बात बताओ यार, पार्ले जी का बिस्किट कितने का मिलता है? अच्छा चलो, मुझे बिस्किट खरीदना है, सबसे कम दाम में कितने रुपए का बिस्किट मिल जाएगा? जनरली लोग सबसे कम दाम वाला कितने का खरीदते हैं जनरली? कहाँ रहते हो अभी तुम? जनरली लोग कितने रुपए का खरीदते होंगे? आपने 2 रुपए वाला बिस्किट कब खरीदा था? लास्ट टाइम आपने 2 रुपए का बिस्किट कब खरीदा है? जो लोग 2 रुपए का बोल रहे हैं, ठीक है। जनरली हम लोग 5 रुपए का बिस्किट खरीदते हैं, और 2 रुपए का अगर खरीदते हैं तो हम अपने लिए नहीं खरीदते, कई बार डॉग को देने के लिए खरीद लेते हैं, चिड़िया को डालने के लिए खरीद लेते हैं। अब 2 रुपए का खरीद के खुद नहीं खाते, है ना? ठीक है, क्योंकि उसमें आता ही इतना नहीं है, हमारा कुछ होगा ही नहीं, 4 बिस्किट आएगा उसमें। ठीक, तो जनरली हम लोग 5 रुपये वाला बिस्किट खरीदते हैं, और किसी भी बिस्किट की कीमत हम लोग 5 रुपये से कम नहीं समझते। अगर वो पैकेट ठीक ठाक है, उसमें 7-8 बिस्किट हैं, तो हम उस पैकेट की कीमत 5 रुपये से कम नहीं समझते। और ये एक तो हमारी परसीव वैल्यू हो गई, इसके साथ साथ मार्केट में इतने रुपए से कम दाम पर कुछ मिलता भी नहीं है, तो हम इसे 5 रुपये का बिस्किट समझ लेंगे। यानी कि कंपटीशन के बिहाफ पर जो प्राइस चल रहा होगा,
उसको हम लोग गोइंग रेट प्राइसिंग के नाम से जानते हैं। ठीक, इसमें होता क्या है कि कंपटीशन वाले लोग जितने रुपए का बेच रहे हैं उतने रुपए का। आप लोगों ने नोटिस किया है कि जब आप फ्ली मार्केट में जाकर भाजी खरीदते हो, अपने लिए सब्जी खरीदते हो, तो आलू, टमाटर, मिर्ची, प्याज, इनका दाम ऑलमोस्ट हर दुकान के अंदर सब कुछ सेम रहता है, 4, 5, 10 रुपए का फ़र्क होता रहता है, बस इतना ही। ऐसा नहीं मिलेगा कि एक दुकान पे 20 रुपए किलो आलू मिल रहा है, दूसरी पे 50 रुपए किलो मिल रहा है। मिलता है क्या ऐसा? 30 रुपए का डिफरेंस पर केजी पे। क्वालिटी और साइज मत चेंज कर देना, कहीं कोई बोले नहीं सर वो दूसरा आलू आता है, ये छोटे छोटे आलू 20 वाले मिल जाते हैं, बड़ा वाला 50 का मिलता है। ये नहीं, सिमिलर साइज का, सेम सिमिलर क्वालिटी का 30 रुपए का डिफरेंस होगा दो अलग अलग शॉप में? नहीं होगा। इसी को हम लोग गोइंग रेट प्राइसिंग कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? गोइंग रेट प्राइसिंग कह देते हैं। ये जो बेसिकली प्राइसिंग आती है, ये आती है डिग्री ऑफ लीडरशिप के बिहाफ पे, कि जो मार्केट लीडर है वो कितने का बेच रहे हैं। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो आलू कितने रुपए में बेच रहे हैं, उसी के बिहाफ पे बाकी पीछे लोग सब उसके साथ चल देंगे कि इतने रुपए का ही है। ठीक है ना? और यहाँ पर प्राइस वॉर की कंडीशन आ जाती है कि अच्छा वो 20 का दे रहा, हमारे 18 रुपए का किलो ले जाओ। 50 का दे रहा, बाबूजी 45 रुपए, 90 रुपए 2 किलो ले जाओ, कोई बात नहीं, है ना? ठीक है। फिर देर इज अ डिग्री ऑफ कॉलिजन टेकिंग प्लेस बिटवीन फार्म्स। दो दुकानें आपस में लड़ रही है कि भाई तू इससे कम में क्यों बेच रहा है, मैं इतने इससे कम में क्यों बेचूं। सो इफ देर इज वन प्राइस लीडर एंड फर्म्स आर टेंडिंग टू फॉलो द प्राइजेस, तो ये प्राइस लीडर वाली कंडीशन हमारे पास आ जाती है। ठीक, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं क्योंकि इनके पास अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए नहीं बचता। जब गोइंग रेट प्राइसिंग कर रहे होते हैं ना, लोग लड़ रहे होते हैं, प्राइस वॉर चल रही होती है दो कंपनीज के बीच में, तो कोई पैसा नहीं कमाता, ना ये ना वो ना आप ना कोई भी पैसा नहीं कमा पाता। तो इसमें फ्रस्ट्रेशन आ जाती है और कुछ टाइम बाद कोई एक बंदा कंपटीशन से आउट हो जाता है, अगर फर्म छोटी है, लोगों के पास पैसे नहीं है तो। ठीक, लेकिन इससे होता क्या, आप अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपने आप को मार्केट से बिल्कुल अलग दिखा सकते हो, अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर ऐड करके नए नए लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हो। गोइंग रेट प्राइसिंग के साथ थोड़ा सा रिडक्शन करके आप ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग एंड गोइंग रेट प्राइसिंग। आई होप आपको दोनों टॉपिक्स इफेक्टिवली समझ में आए होंगे। क्या हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें विद्यार्थियों? आइए बढ़ते हैं भाई। सवाल संख्या अगला, यानी कि पार्ट सी, डायरेक्ट चैनल एंड इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होता क्या कि जो मैन्युफैक्चरर है ना वही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बना भी हम रहे हैं, बेच भी हम रहे हैं। जब प्रोड्यूसर सीधा मार्केट में बेचने लग जाए प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को, जो बनाए और वही बेचे, तो हम इसको डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कह देंगे। जैसे बाटा वाले लोग खुद बनाते हैं और खुद बेचते हैं, खुद बनाएंगे खुद बेचेंगे, क्या है? डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होता क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर है, चांसेस ये हैं कि वो कंज्यूमर को नहीं बेचेगा। जैसे आटा, दाल, चावल, चीनी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मोबाइल, लैपटॉप, इसमें जनरली होता क्या है कि मैन्युफैक्चरर कोई और होता है और सेलर कोई और होता है। सो इन द केस ऑफ अदर प्रोडक्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मैन्युफैक्चरर टू सप्लाई गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। तो इसमें मिडिलमैन आ जाते हैं, जैसे होलसेलर, रिटेलर, मर्चेंडाइज एजेंट्स, और ये इस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा और स्मूथ बना देते हैं। सो इसीलिए इसको इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ओके नाउ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ज़्यादा प्राइस कंट्रोल कहाँ इफेक्टिवली हो पाएगा? आपके लिए एक छोटा सा ड्रिल क्वेश्चन, डायरेक्ट चैनल के अंदर या इनडायरेक्ट चैनल के अंदर प्राइस कंट्रोल कहाँ कर पाएंगे? अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस कंट्रोल करना है तो डायरेक्ट चैनल में या इनडायरेक्ट चैनल में? सारे लोग बोलो ना, पैसे नहीं लग रहे हैं आंसर देने में, गलत भी बोल सकते हो, झूठ भी बोल सकते हो, तुम्हें नहीं पता अपनी मर्जी से तुक्का मार दो, कोई बात नहीं। नहीं, शिवम, नेहांशु, सलोनी, हमने पैसा तो नहीं मांगा। यशवर्धन, कृष्णम, मयंक, जमुना, हर्ष, अस्मा, काहे नहीं? अब माइक वाइक ओपन किया करो यार तुम लोग, काहे नहीं बोलते हो? ठीक, किस दिन बिगड़ जाएंगे तुम लोगों के ऊपर तब काम खराब हो जाएगा। बिगड़ने का मतलब समझते हो?
नाराज हो जाऊंगा ना जिस दिन, उस दिन भड़क जाऊंगा सब लोगों पे, ठीक है। और क्लास 3 घंटे तक रोक लूंगा और सबको बुलवाऊंगा बैठा के 10-10 मिनट, और जो मीटिंग से लीव कर देगा उसको क्लास से रिमूव कर दूंगा उस टाइम। बैच से सीधा बाहर। चलिए, खैर डरा दिया ना मैंने, बहुत अच्छी बात है। डर गए आप लोग? बड़ा मज़ा आया। ठीक, ऐसे ही डरे रहने चाहिए। डरने का मतलब ये नहीं है कि जवाब दिया करो, सही हो गलत हो होता रहेगा, ठीक है, एक्टिविटी तो रहे। सुनो, सो डायरेक्ट चैनल के अंदर क्योंकि मैं खुद ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ और खुद ही सेल कर रहा हूँ तो मैं अच्छे से प्राइस कंट्रोल कर पाऊंगा। इनडायरेक्ट चैनल में मैंने मिडलमैन को बेचने के लिए बोला, अब वो अपनी मर्जी से कुछ भी प्राइस रख सकता है, क्योंकि वो आगे किसी और को देगा, वो आगे भी किसी और को दे सकता है। ये चैनल थोड़ा सा ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा मिडलमैन को अपने पास रखता है, इसलिए इन मिडलमैन के प्रोसीजर के अंदर कोई भी चेंज आने की वजह से प्राइस के अंदर चेंजेस की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, और मार्जिन इफेक्टिव कमाने के लिए ये लोग प्राइस को ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। तो प्राइस कंट्रोल ज़्यादा इफेक्टिवली रह पाएगा डायरेक्ट चैनल के अंदर, ठीक। और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल है वो ज़्यादा अच्छा रहता है इनडायरेक्ट चैनल के अंदर। डायरेक्ट चैनल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अच्छा नहीं रह पाता, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रोडक्ट लाइन? जब मैं बात करता हूँ मिक्स की, नाम से ही पता लग रहा है मिक्स, यानी कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मिला देने से मिक्स बन जाता है। तो प्रोडक्ट मिक्स बेसिकली रेफर करता है ऑल द प्रोडक्ट ऑफर बाय अ पर्टिकुलर सेलर। लेकिन प्रोडक्ट लाइन के अंदर सिमिलर प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, ऐसे प्रोडक्ट जो क्लोजली रिलेटेड हों एक दूसरे के साथ। जैसे मैंने आपसे कहा कि हेयर ग्रूमिंग प्रोडक्ट, आप मुझे बताओ हेयर केयर प्रोडक्ट के नाम बताओ भाई, हेयर केयर प्रोडक्ट के बता दो। शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ऑयल, हेयर मास्क भी आता है क्या कोई? हाँ, हेयर मास्क भी आता होगा भाई। हेयर मास्क, स्प्रे, हेयर स्प्रे, और जेल आता है, हेयर सेटिंग जेल आता है, और हेयर मॉइस्चराइजर। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट देखो क्लोजली रिलेटेड है ना सारे के सारे, है ना, इसीलिए इनको सिंगल प्रोडक्ट लाइन के अंदर रखा जाएगा, ठीक। क्लियर है? चलिए, अब ये तो हो गया सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट लाइन। ऐसे प्रोडक्ट जो क्लोजली रिलेटेड हैं और एक ही कॉम्बिनेशन के अंदर आ जाएं, उनको हम सिंगल प्रोडक्ट लाइन कह देंगे, ठीक। ओके, चलिए। लेकिन प्रोडक्ट मिक्स के अंदर क्या होगा? हेयर केयर, स्किन केयर, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट का एक साथ, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज को एक साथ जब कंबाइन करके कोई रिटेलर सेल करे तो उसको हम कॉस्मेटिक शॉप बोल देता है, ठीक। नाउ दिस इज व्हाट प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर 3 चीज़ें आएंगी, ब्रेड्थ, डेप्थ और कंसिस्टेंसी, ठीक है। ब्रेड्थ का मतलब है विड्थ, यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन कौन कौन सी ऑफर कर रहा है कोई भी रिटेलर, और ये नंबर लाइन, जितनी सारी लाइंस होंगी, यानी कि हेयर केयर हो गया, स्किन केयर हो गया, और क्या होता है भाई, नेल केयर हो गया, है ना, ऐसा भी कुछ आता होगा, पक्का आता होगा कुछ, ठीक। और भी बहुत सारी चीज़ें, कॉस्मेटिक्स हो गए, कुछ हार्डवेयर हो गया, जैसे भाई बाल को सुखाने वाला, ठीक है, बाल मोड़ने तोड़ने वाला, जो भी है। अब मोड़ने तोड़ने और सुखाने का मतलब है कि स्ट्रेटनर, हाँ, ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें। तो जब ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन एक साथ कोई कंपनी ऑफर करे और उसके अंदर इन सभी प्रोडक्ट के साथ साथ अलग अलग वेरिएंट्स भी हों, तो हम इनको प्रोडक्ट मिक्स कह देंगे, ठीक। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट मिक्स। आई होप आपको ये इफेक्टिवली समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। चलिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। पर्सनल फैक्टर के बारे में पूछना है, सिर्फ किसके बारे में पूछा है? पर्सनल फैक्टर के बारे में। आप मुझे बताओ,
ये दिख रहा है आपको, ये पूरा सीरीज दिख रहा है। न्यू बॉर्न बेबी है, 1 से 2 साल का है, 4 से 6 का है, 7 से 9 का है, 12 से 14 साल का है, 18 से 25 साल का है, 30 से 35 का है, 40 से 45 और 60 से 70। इन सभी एज ग्रुप के अंदर आपको डिफरेंस देखने के लिए क्या मिलेगा, इनकी नीड, वांट और डिमांड बदल जाएगी। यस, पहनावा, खाना पीना, रहना, ऐसी सारी चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक है, इन सारे फैक्टर्स को हम लोग पर्सनल फैक्टर्स बोलते हैं। सो कंज्यूमर परचेज डिसीजन आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, सेक्स, स्टेज इन फैमिली लाइफ साइकिल, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम, लाइफस्टाइल एंड हिज ओवरऑल पर्सनालिटी, जो हमें सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ दिखती है कि मैं अपने आप को कैसा परसीव करता हूँ। इसके बिहाफ पे हम इसको अलग अलग सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। सो डेमोग्राफिक फैक्टर्स एंड लाइफ साइकिल स्टेज। डेमोग्राफिक फैक्टर्स यानी कि हमारी एज कौन सी है और हम लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज में हैं, इसके बिहाफ पर हम डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज़ करते हैं। फिर आती है बात एजुकेशन। एजुकेशन की मान लेते हैं भाई मैं 9th क्लास में हूँ, तो मैं 12th क्लास की फिजिक्स तो नहीं पढ़ूंगा ना, या फिर मैं 12th क्लास में हूँ तो मैं 9th क्लास का कोई कंटेंट थोड़ी पढ़ूंगा। ओके, मुझे जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट है, जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है, उसी के बिहाफ पर मुझे कंटेंट भी चाहिए होगा, राइट। फिर आती है बात इनकम। अच्छा, आपने नोटिस किया है जो नोटबुक आप खरीदते हो बाकी लोग खरीदते हैं और उसके बाद भी बाकी लोग खरीदते हैं, नोटबुक सारे लोग खरीद रहे हैं। डिफरेंस क्या है उसकी क्वालिटी और प्राइस के अंदर, यस और नो। आप पेंसिल मेट का खरीद रहे हो, कोई क्लासमेट का खरीद रहा है, कोई दोस्त मेट का बुक खरीद रहा है, यस और नो, ऐसे ही हो रहा है ना। दिस डिपेंड्स ऑन द इनकम, दिस डिपेंड्स ऑन द इनकम, और इसके बिहाफ पर भी हम लोग अपना कंजम्पशन बिहेवियर चेंज कर देते हैं। ठीक, हमारे पास कितना पैसा खर्च करने के लिए बचा हुआ। फिर आती है बात पर्सनालिटी की। जैसे जो सम ऑफ टोटल इंडिविजुअल ट्रेट, जैसे साइकोलॉजिकल ट्रेट, कैरेक्टरिस्टिक्स, मोटिव, हैबिट, एटीट्यूड, बिलीफ या आउटलुक। सो इन कंज्यूमर बिहेवियर, पर्सनालिटी इज डिफाइंड एज दोज इनर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स that both determine and reflect how a person respond to his environmental stimuli. इसको हम लोग पर्सनालिटी कहेंगे। हम अपने आउटर स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स किस तरीके से देते हैं, इसके बिहाफ पर हमारी पर्सनालिटी जज होती है। फिर आती है बात लाइफस्टाइल की, जो हमारा ज़िंदगी जीने का तरीका है, हम कैसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने आप को दुनिया के सामने, इसको हम लोग लाइफस्टाइल कहते हैं। ठीक, सो lifestyle is function of our motivation, learning, attitude, belief, opinion, social class, demographic factors and personality. Okay, so guys, these are the factors that will affect any consumer behavior to select the product and purchase for the same. I hope आपको इसका short note effectively समझ में आया होगा। शुभम ओझा, are you getting it? शिवम पंडित, मयंक, अस्मा, यशवर्धन, समीर, बहुत बढ़िया। आइए बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। सर बड़ा मिक्स कर रहे हो, नवरत्न मिक्स भी खाया है क्या? हाँ भाई, बहुत बढ़िया नमकीन होती है। आइए बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स की। मार्केटिंग मिक्स मे बी डिफाइंड एज, नॉट मे बी, इट इज डिफाइंड एज सेट ऑफ कंट्रोलेबल मार्केटिंग वेरिएबल्स और एक्टिविटीज। इसके अंदर 4 P's आपको देखने के लिए मिलेंगे। देर आर 4 P's दैट create marketing mix. First is product. The word product stands for the goods or services जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कर रही है किसी कंज्यूमर को सेल करने के लिए। दूसरा, उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कितना प्राइस कंज्यूमर से चार्ज किया जाएगा। प्राइस क्या है? वो पैसा जो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए, खर्च करने के लिए तैयार है। सो प्राइस उस प्रोडक्ट की वर्थ कंसीडर करने के बाद ही रखा जाए तो मार्केटिंग टूल इफेक्टिव हो सकता है, यानी कि हम इसे लोगों तक ज़्यादा पहुँचा सकते हैं। फिर आती है बात प्रमोशन की। प्रमोशन यानी कि कम्युनिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, बेनिफिट, फीचर्स एंड जो उसके फंक्शंस हैं, इन सभी को कम्युनिकेट करने के लिए हमें प्रमोशन की ज़रूरत पड़ती है। और हो सकता है कई बार हम पैसा दे के प्रमोशन कराएं या फिर हमारे प्रोडक्ट के खुद से प्रमोशन हो जाए। प्रमोशन बहुत सारे तरीके के होते हैं, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी। ठीक है ना। फिर आती है बात फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि अब लोगों को हमारा प्रोडक्ट पता है कि कौन सी प्रोडक्ट
कौन सी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा है, कितने रुपए का मिलेगा, क्या क्या फीचर बेनिफिट उसके अंदर है, लेकिन कहाँ मिलेगा ये बात तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही डिफाइन करेगी ना। ठीक, सुनो, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द एस्पेक्ट ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके थ्रू कंज्यूमर तक ये प्रोडक्ट हमारा पहुंचेगा। सो दीज आर 4 different P's that affect marketing mix, and this is all about the concept of marketing mix, right? I hope आपको ये इफेक्टिवली समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले शॉर्ट नोट की तरफ। रिलेवेंस ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट इन मार्केटिंग। पूछ क्या रहा है, देखो तो सही, हिम्मत तो देखो। मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग एनवायरनमेंट का क्या फर्क पड़ता है? रवि, whatever questions I'm providing are both relevant with the first semester, second semester. Okay? Yes. आगे बढ़ते हैं। So relevance of marketing environment in marketing. Marketing करते समय environment कैसा रहना चाहिए? ठीक, इस बात से भी फर्क पड़ता है। So marketing system of every business organization is influenced by a large number of uncontrollable factors. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मार्केटिंग सिस्टम है वो बहुत सारे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स से अफेक्ट होता है। सो द मार्केटिंग सिस्टम ऑफ अ कंपनी मस्ट हैव टू ऑपरेट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द इन्वायरमेंटल फोर्सेस। फिलिप कॉटलर कहते हैं कि अ कंपनीज मार्केटिंग इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द एक्टर एंड फोर्सेस आउटसाइड द मार्केटिंग। जो हमारी पूरी मार्केटिंग मैनेजमेंट की एबिलिटी को मार्केटिंग के लिए जो एस्पेक्ट्स हैं उनको डेवलप करने और मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती हैं किसी भी टारगेट कंज्यूमर के लिए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी टारगेट कंज्यूमर के लिए कोई मार्केटिंग प्लान बनाने जा रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उस प्रोडक्ट या सर्विस को कौन से इन्वायरमेंट के अंदर हम कंज्यूमर को डिलीवर करेंगे, राइट? So company's marketing environment consists of the actor and forces outside the marketing that affect marketing management's ability to develop and maintain successful transactions with its target consumer. For example, the relevant environment to a car tire manufacturer be the manufacturers and buyers, tire manufacturing technology, tax structure, import and export regulations, and distributor, dealers and competitors. ठीक है, अगर आप एक टायर बनाने वाली कंपनी हैं, क्या आप ये अपने टायर इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को सेल करोगे? ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए? भाई लाखों लोग कार चलाएंगे आपकी, लेकिन क्या ज़रूरी है कि वो आपसे ही टायर लगवाएं? और एक एक कंज्यूमर को सिलेक्ट करके उसको प्रोडक्ट सेल करने में, सर्विस देने में कितना टाइम लगेगा? इससे बढ़िया दाम कम करके डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेच दो, वो अपना काम करते रहेंगे, बल्क में सेल करते रहो उन लोगों को। सो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या रहेगा आपके पास? रिलेवेंट इन्वायरमेंट क्या रहना चाहिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है वो आपके लिए सूटेबल होनी चाहिए, टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर आपका जो स्लैब है वो कंपैटिबल होना चाहिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रेगुलेशंस को आप मीट कर पाओ, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स और कॉम्पिटिटर्स के साथ आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाओ। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो इन्वायरमेंट आपके फेवर में है और आप बिजनेस इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर पाओगे। इन एडिशन टू दीज द कंपनी में हैव टू कंसीडर इट्स ओन कैपेबिलिटीज़ कि हम प्रोडक्शन कितना कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी कौन सी हमारे पास है, ठीक है, फिनेंस कितने अवेलेबल हैं और हमारा सेल्स फोर्स कितना कैपेबल है हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को कंज्यूमर्स को सेल करने के लिए, चाहे वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स ही क्यों ना हो। सो इन्वायरमेंट बिकम इम्पॉर्टेंट ड्यू टू द फैक्ट दैट इट इज़ चेंजिंग एंड देयर इज़ अनसर्टेनिटी। हर एक इन्वायरमेंट चेंज होता है और ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर के अंदर आता है। सो देयर इज़ बोथ थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी। अगर इन्वायरमेंट हमारे लिए फेवरेबल है तो ये अपॉर्चुनिटी है, और अगर हमारे लिए कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर अनफेवरेबल हुआ तो हमारे लिए थ्रेट बन जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक। सो जिस भी कंडीशन के अंदर हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज को कंज्यूमर्स को सेल करना है, दैट कंडीशंस इटसेल्फ कॉल्ड इन मार्केटिंग इन्वायरमेंट। आइए बात करते हैं अगले शॉर्ट नोट के बारे में, दैट इज़ प्रोडक्ट पोजिशनिंग। व्हाट इज़ प्रोडक्ट पोजिशनिंग? प्रोडक्ट पोजिशनिंग इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट सेगमेंटेशन।
एक बार हमने मार्केट सेगमेंट कर ली कि हमें ये प्रोडक्ट किन कंज्यूमर्स को बेचना है, जिनकी इनकम लेवल क्या होनी चाहिए, फैमिली सेटअप कैसा होना चाहिए, डेमोग्राफिक्स कैसे होने चाहिए, जियोग्राफिकल लोकेशन में कौन सी जगह पर मिलेंगे ऐसे कंज्यूमर्स, ये सारी बातें डिसाइड करने के बाद हमें इन सभी लोगों को अपना प्रोडक्ट किस तरीके से बेचना है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत सस्ता है क्या, हमारा प्रोडक्ट बहुत महंगा है क्या, हमारा प्रोडक्ट अफोर्डेबल है क्या, खुशबूदार है क्या, अच्छा है क्या, कौन सी बात से कंज्यूमर को हमारा प्रोडक्ट याद आ जाना चाहिए, इसी को हम लोग प्रोडक्ट पोजीशनिंग कहते हैं। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, कौन से ब्रांड का नाम याद आया? अच्छा ठीक है, पुराने बच्चों याद करो, अब मैं आपको कुछ कहने वाला हूँ। एक अजनबी अंडा लेकिन लुढ़क के आया पास, उसमें से निकला कछुआ। कौन सा बबल गम है ये? यस, खैर किसी ने ऐड सुना है? बिग बबूल है ना, बिग बबूल है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, समझ रहे हैं आप लोग? ये ना कुछ टैगलाइन, दिमाग की बत्ती जला दे। कौन सी कैंडी है? पक्का? बाकी लोग लड़ जाओ बस अस्मा से। देखो अस्मा ने गलत जवाब दिया है, देखो अस्मा ने गलत जवाब दिया है। यशवर्धन, शुभम, शिवम, गुंजन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। समीर, चलिए। सो दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट पोजीशनिंग इज। प्रोडक्ट पोजीशनिंग बेसिकली ये होता है कि हम कस्टमर के मन में क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे सबसे शुद्ध नमक बताओ, सबसे शुद्ध नमक। अरे यार, इससे अच्छा भी तो शुद्ध हो सकता है ना कोई दूसरी कंपनी? नहीं हो सकती? हो सकती है कि नहीं? पर आपको पता यही वाली है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट पोजीशनिंग। ओके, नाउ so it includes all activity from identification of market segment and directing to the marketing efforts. So it is a very crucial decision is with regard to the quality and other attributes to build into the product. हम उस प्रोडक्ट के साथ कौन सा एट्रीब्यूट बिल्ड करना चाहते हैं। जैसे सर्फ एक्सेल को प्रीमियम क्वालिटी का आप लोग डिटर्जेंट मानते हो, और घड़ी डिटर्जेंट को कैसा मानते हो? सस्ता या प्रीमियम? सर्फ एक्सेल मैटिक, ये आपको सस्ता लग रहा है, महंगा है? जानबूझकर महंगा कर रखा है इन लोगों ने। मटेरियल वही है, घड़ी वाला। निरमा लो प्राइस आइटम है, घड़ी आपको दोनों के बीच में मिल जाएगा, निरमा और सर्फ एक्सेल के बीच। आई होप आपको सारी बातें इफेक्टिवली समझ में आ रही हैं। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग इट ऑल? चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मार्केटिंग सेगमेंट से आप क्या समझते हैं, और अगर आपको इफेक्टिव मार्केटिंग सेगमेंटेशन करना है तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी? ठीक, ये भी बताओ भाई। चलो, सो मार्केटिंग सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि हम किसी भी मार्केट को क्या कर रहे हैं? उसको सॉर्ट कर रहे हैं। सर सॉर्ट मतलब? Marketing segmentation is resorted in order to penetrate a limited market in depth. सर समझ नहीं आया सर। नहीं सर समझ नहीं आया सर। सुनो, ध्यान से सुनना। आपको ये पता है कि भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है? ये पॉपुलेशन है, और एक्टिव यूज़र इसमें से इंटरनेट के एक्टिव यूज़र इंटरनेट के कितने हैं? ऑलमोस्ट 50%, यानी कि 70 करोड़ लोग मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट चला लेते हैं। हफ्ते में एक बार चलाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन चला लेते हैं, ठीक है? हफ्ते में एक बार ही चलाते हैं, लेकिन एक ना एक बार इन्होंने इंटरनेट यूज़ किया हुआ है, गाहे बगाहे अनजाने से कैसे भी करके। अब आप मुझे बताओ कि 70 करोड़ में से आपको ये पता लगता है कि जो टैबलेट है लोगों के पास, टैबलेट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस, टैबलेट होता है, मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है।
ठीक है। तो जो मोबाइल यूज़र हैं वो हमारे पास है इस 70 करोड़ में से 60 करोड़ लोग, जो मोबाइल पे इंटरनेट यूज़ करते हैं। 3 करोड़ लोग हमारे, सॉरी 7 करोड़ यहाँ, 60 करोड़ यहाँ आ गए, और 8 करोड़ लोग हमारे पास आ गए लैपटॉप वाले। सिर्फ 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके टैबलेट में इंटरनेट चलता है, और इनकी एक्टिविटी रहती है मंथ में एक बार, वंस इन अ मंथ। अब इसमें से भी जो 2 करोड़ टैबलेट हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं गाइस। मैं आपको सेगमेंटेशन ही बता देता हूँ फाइनली। अगर दिल्ली की बात की जाए, मुंबई की बात की जाए और बेंगलोर की बात की जाए, तो दिल्ली में आपको 2 करोड़ में से आपको मिल जाएंगे 50 लाख लैपटॉप, सॉरी 50 लाख टैबलेट, ठीक है। मुंबई में आपको मिल जाएंगे ऑलमोस्ट 1 करोड़ लैपटॉप, बेंगलोर में भी आपको मिल जाएंगे 50,000 टैबलेट्स। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कम कर देते हैं, इसमें से 80 लाख कर देते हैं, ठीक है। 80 लाख में घर जाएगा, कोई बात नहीं। 20 लाख बाकी पूरे भारत में ऑलमोस्ट घूम रहे हैं इधर उधर, थोड़ा कम ज़्यादा करके ऐसा है, मान लेते हैं। अब आपको इन 50 लाख टैबलेट के दिल्ली वाले लोगों को टारगेट करना है, ये आपका टारगेट है। क्योंकि आपका जो स्टोर है जिसमें आप मान लेते हैं आप एक गेम बेचते हैं, गेम बजाने वाला नहीं, गेम खेलने वाला, इसका तो मैं गेम बजाएगा वो वाला नहीं, मूवी वाला नहीं गाइस, गेम कोई गेम है, मान लेते हैं आप GTA गेम चला रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं, मुझे नाम दूसरे याद नहीं आ रहे तो मैंने यही वाला बोल दिया। इसका एक स्टोर ओपन होता है, कहाँ पे? दिल्ली में। आप मुझे बताओ, क्या बैंगलोर वालों को टारगेट करोगे एडवर्टाइजमेंट दिखा के? यस। तो 140 करोड़ में से आपके लिए जो 50 लाख लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। सिंपल, ठीक है। बहुत कम हो गई ये तो, कोई बात नहीं। ओके नाउ, तो सुनिएगा, सिर्फ हमें 50 लाख लोगों को टारगेट करना है, और इसमें से 50 लाख में से सारे लोग पैसा नहीं दे पाएंगे। इसमें से सिर्फ 2 लाख लोग ऐसे हैं जो इस गेम को खरीद सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द डेटा एंड फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सो 2 लाख कंज्यूमर में से जो कंज्यूमर्स आपके पास कन्वर्ट होके आएंगे उनके चांसेस कितने हैं? 10%, यानी कि 20,000 लोग आपके पास आ सकते हैं। आ नहीं गए हैं, आ सकते हैं। इनके लिए आपको एफर्ट लगाना है। अब आपको इसके हिसाब से मार्केटिंग सेगमेंटेशन करना पड़ेगा। अब सुनना ध्यान से, अब मुझे लगता है कि आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे समझ में आएगी। सो मार्केट सेगमेंटेशन इज रिजॉर्टेड इन ऑर्डर टू पेनिट्रेट अ लिमिटेड मार्केट इन डेप्थ। बहुत बड़ा मार्केट नहीं, बहुत लिमिटेड मार्केट आपको क्या करना है? पेनिट्रेट करना है, उसको प्रोडक्ट दिखाना है और उसको प्रोडक्ट सेल करना है। लेकिन जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो पूरे मार्केट में ब्रेथ सिक्योर करने के लिए होता है, यानी कि मार्केट में जो बाकी ब्रांड अवेलेबल हैं उनमें से आपको कितना शेयर चाहिए। जैसे सिम, अगर आप नया सिम ओपन करने जाएंगे, आप जितने लोग सिम यूज़ करने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि जिन सभी को फ़ोन करना होता होगा, क्या उनके पास सिम नहीं होगा? आजकल होगा। हो सकता है 1% जनता के पास ना हो, 99% जनता के पास सिम ज़रूर होगा फ़ोन करने के लिए, फ़ोन भी होगा। जिन लोगों को चाहिए कि उनके पास हो, नहीं चाहिए वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मोबाइल चाहिए और नहीं है, ऐसा सिर्फ 1 करोड़ लोगों के साथ हो सकता है 140 करोड़ लोगों में से, लेकिन बाकी लोगों के साथ नहीं हो सकता। मुझे लगता है इससे भी कम होंगे। फिर भी क्या हम एक नए सिम मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हैं आफ्टर जियो? आप एक सिम कंपनी ओपन करके चला सकते हो उसको आज के टाइम पर, क्योंकि मार्केट 100% सिक्योर्ड है, 100% शेयर्ड है। सारे लोगों के पास सिम है, जितने लोगों को चाहिए। या तो नए लोगों को रेडी करो सिम खरीदने के लिए, या फिर पुराने लोगों में से कंज्यूमर छीनो आप। जब आप ऐसा कर रहे हो तो आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से बेहतर क्यों है, क्यों आपको स्विच कर लेना चाहिए। ये बात समझ पा रहे हो आप लोग? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अरे BBRIL कोई नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाता हूँ BBRIL। कोई पढ़ाता है? क्लासेस देता है कोई? तो मुझे सेगमेंटेशन करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर कोई BBRIL पढ़ाने आया कल को, तो उसको ये बताना पड़ेगा कि किशन कनौजिया की क्लासेस से ज़्यादा बेहतर हम लोग क्या दे रहे हैं।
ठीक, प्राइस ज़्यादा अच्छा है, क्लासेस ज़्यादा हैं, या और भी कोई चीज़ है, सपोर्ट बढ़िया है। डिफरेंशिएशन तब करना पड़ेगा जब मार्केट में पेनिट्रेशन ऑलरेडी हो रखा है। ठीक, उससे पहले डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ेगा, कंज्यूमर्स को वही मिलेगा जो अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। कंपेयर टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट इज ओनली अ ट्रांजिस्टरी फिनोमेना। आपको ट्रांजिट करना है लोगों को, बहुत सारे लोगों में से कुछ लोगों को छांटना है। सो स्ट्रैटेजी ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन रिक्वायर्स कि सबसे पहले हम लोग नंबर एंड नेचर ऑफ कंज्यूमर डिफाइन कर लें कि इतने लोग हमें चाहिए। आप सोचो 140 करोड़ में से आप कितना कम समझ रहे होगे कि इतने कंज्यूमर तो आ ही जाएंगे। क्या कभी सोचा होगा 20,000 कंज्यूमर्स को टारगेट करने के लिए मैं ये 140 करोड़ की जनता में से कुछ लोगों को छांट रहा हूँ? जी, तभी आप इफेक्टिव पैसा खर्च कर पाओगे कि 20,000 लोगों के हिसाब से इन लोगों की मेंबरशिप कितनी रहेगी, ये लोग कितना पैसा कमा के देंगे, उसके हिसाब से तो एडवर्टाइज करूँ। कहीं 140 करोड़ लोगों को मैंने एडवर्टीजमेंट दिखा दिया, 1-1 रुपये का भी एडवर्टीजमेंट दिखाया तो 140 करोड़ रुपये का खर्चा आ गया। यहाँ 10-10 रुपये का भी एडवर्टीजमेंट दिखाऊंगा तो 2 लाख रुपये से ज़्यादा का खर्चा नहीं आया। इससे 10 गुना ज़्यादा खर्च किया और रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा मिला जब मैंने 20,000 लोगों को टारगेट करके एडवर्टीजमेंट दिखाया। यहाँ 1-1 रुपये में एडवर्टीजमेंट किया लेकिन कन्वर्जन रेट उतना अच्छा नहीं आया और पैसा कितना खर्च हो गया, लगभग 100 गुना ज़्यादा। 100 गुना क्या, 1000 गुना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ, रिजल्ट कुछ भी नहीं। तो सेगमेंटेशन आपको पहले करने के लिए, लोगों को छांटने के लिए, सेगमेंटाइज करने के लिए ये डिफाइन करना होगा कितने लोगों को टारगेट करना चाहते हो और कौन से ग्रुप को टारगेट करना चाहते हो। ठीक ना, अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज क्या रह सकती हैं जब आप सेगमेंटेशन करने जा रहे हो? पहला, आप अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग करो, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग करो और कंसंट्रेटेड मार्केटिंग करो। बात करेंगे गाइस, डोंट वरी। नाउ रिक्वायरमेंट फॉर सेगमेंटिंग अ मार्केट। अगर आप किसी मार्केट को सेगमेंट, यस अस्मा, यस यस यस, यस 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 यस, ओके, सुनिएगा। अच्छा सुनो सुनो, इसमें अलग से नहीं बता रखा, पहले आपको ये स्ट्रैटेजीज बता देते हैं। अनडिफरेंशिएटेड में ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर आपके पास अवेलेबल हैं, जिसमें से आपका प्रोडक्ट बिल्कुल अलग नहीं है, वही प्रोडक्ट है जो मार्केट में पहले से अवेलेबल है। अगर कल को आप आटा बेचने जाते हो तो आपके आटे में कुछ नया गेहूं के अलावा कोई और चीज़ पीस के बेच दोगे क्या? नहीं। ऐसे प्रोडक्ट के लिए जब आप मार्केटिंग करने जाओगे, सेगमेंटाइज करने जाओगे, तो आपकी मार्केटिंग कहलाएगी अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। लेकिन जब आप कोई मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह बेचने जाते हो तो हम उसे बोलते हैं डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, क्योंकि आप डिफरेंस क्रिएट करते हो कि हमारा प्रोडक्ट में ये वाला कैमरा मेगापिक्सल बहुत बढ़िया है, इतना छोटा मोबाइल फ़ोन है, इतना मोटा मोबाइल फ़ोन है, इतना बढ़िया चलता है, 50 दिन बैटरी चलती है, कुएं से गिरा दो, पहाड़ में फेंक दो, कुछ भी कर दो, डिफरेंशिएट कर रहे हो आप बाकी प्रोडक्ट के साथ। सो दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। इसके बाद आता है कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। जब आपको कोई लग्जरी प्रोडक्ट बेचना होता है तो सबको नहीं बेचते, बहुत चुनिंदा लोगों को बेचते हो, बहुत चुनिंदा लोगों को, तो इसको हम लोग कंसंट्रेटेड मार्केटिंग सेगमेंटेशन कह देंगे। आर यू गाइस गेटिंग इट ऑल? यस एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। किसी भी मार्केट को सेगमेंटाइज करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला, मेजरेबिलिटी। अगर आप मेज़र कर पा रहे हो कि आपका जो टारगेट मार्केट है वो कहाँ कहाँ रहता है, किन किन कंडीशंस को वो पूरा करता है, तो आपके लिए सेगमेंटेशन आसान हो जाएगा, मेज़र कर लेना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा है एसेसिबिलिटी। अगर आप मार्केट को सेगमेंटाइज करने जा रहे हो तो आपको कंज्यूमर डेटा का एक्सेस होना चाहिए, जिससे आप ये पता लगा पाओ कि कौन सा कंज्यूमर कितना कंजम्पशन, कितने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बाय करता है और किन किन इंटरवल के बीच में, तो आपके लिए डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा। फिर सस्टेनेबिलिटी। जो आप ये मार्केटिंग सेगमेंटेशन कर रहे हो, इतने ही डेटा पे काम करो जितने आपके लिए सस्टेनेबल हो, उतना ही बजट खर्च करो जिसमें आप दिवालिया ना हो जाओ। कहीं पता लगा आप बस मार्केट सेगमेंटेशन में ही आपने सारा बजट लगा दिया, सारा टाइम लगा दिया, अब आप रो रहे हो कि यार ये मैंने क्या किया। ठीक, परेशान नहीं होना है, सस्टेनेबिलिटी पर भी ध्यान देना है। ओके, आप मुझे एक बात बताओ, मान लेते हैं मैंने एक कार बनाई जिसकी हाइट
ऐसे लोगों के लिए जिनकी हाइट 7 फीट से ऊपर की हो। क्या इनके लिए जब मैं कार बनाऊंगा बहुत सारे लोग खरीदने आएंगे क्या? नहीं आएंगे। रीज़न क्या है? 7 फीट वाले लोगों का ये मतलब थोड़ी कि पैसा बहुत है, पैसा बहुत है ही नहीं। कुछ लोगों के पास पैसा होगा भी तो क्या कार का डिज़ाइन पसंद आया, मॉडल पसंद आया, उनके लोकेशन में अवेलेबल है, सर्विसेज पर ले जाएंगे, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये सस्टेनेबल मार्केट नहीं लग रहा। रिक्वायर्ड तो है, सस्टेनेबल नहीं है लेकिन। ठीक, आगे चलते हैं। एक्शनेबिलिटी, ऐसा मार्केट सेगमेंटाइज करोगे जिसके ऊपर आप एक्शन करके पैसा कमा सको। बेफिजूल में मार्केट सेगमेंटेशन या मार्केटिंग पर ध्यान आप नहीं देंगे। ठीक ना? सो दीज आर द फैक्टर्स दैट यू हैव टू take into consideration while differentiating the segmentation. So this is all about for today's section. See you in the very next class. I hope आपको आज का लेक्चर इफेक्टिवली समझ में आया होगा। हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे वेरियस स्टेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू गाइज आर रियली ऑसम। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।